कमरे की खामोशी में ब्रश की हल्की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। नेहा की उंगलियों से रंग कैनवस पर जिंदगी बनकर उतर रहे थे। नीला, हरा और सुर्ख रंगों की खुशबू जैसे पूरे कमरे में बिखर गई थी। वो गहरी लगन के साथ अपनी पेंटिंग पूरी कर रही थी कि अचानक दरवाजे के हिलने की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। वह चौंक कर पलटी तो देखा दरवाजे पर प्रीति खड़ी मुस्कुरा रही थी। नेहा की आंखों में खुशी की चमक जल उठी। उसके चेहरे पर वही मासूम सी चमक उभरी जो उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। उसने फौरन ब्रश और रंग एक तरफ रख दिया और तेजी से अपनी जगह से उठकर प्रीति की तरफ लपकी। दौड़कर वो उसके गले से जा मिली और जैसे बरसों की जुदाई के बाद मुलाकात हुई हो, वो खुशी से चहकते हुए बोली, प्रीति दी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। सुबह आपने फ़ोन करके बताया था कि आप लोग आने वाले हैं और अब रात को आए हैं। हद होती है। खैर, आपको पता है मैंने आपके लिए इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है कि देखते ही आप हैरान रह जाएंगी। आइए मैं अभी दिखाती हूँ। प्रीति ने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए नरमी से उसका हाथ थामा और बोली, हाँ हाँ, मुझे मालूम है भाई जरूरी काम से बाहर चले गए थे, जिसकी वजह से आते आते यह वक्त हो गया। लेकिन तुम्हारी पेंटिंग मैं बाद में देखूंगी। पहले नीचे चलो, तुम्हारे पति जी और तुम्हारी सास भी आई हैं, उनको आकर नमस्ते कर लो, उसके बाद बाकी बात करेंगे। नेहा ने पलकें झपकाई जैसे उसे अभी याद आया हो। फिर बोली, अरे हाँ, आंटी भी आई है ना। प्रीति ने इस बात में सर हिलाया। नेहा ने फौरन दुपट्टा सर पर ओढ़ा। उसकी मासूमियत से भरी आवाज अब भी खुशी के रंग लिए हुए थी। अच्छा चलो, पहले इन लोगों से मिल लेते हैं, फिर सुकून से आपको अपनी पेंटिंग दिखाऊंगी। आपको पता है मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मैंने आपकी शादी के लिए शॉपिंग भी कर ली है, गहने, जूते वगैरह सब ले लिए हैं। कपड़े देखकर तो आप दंग रह जाएंगी। प्रीति ने शरारत से उसके कंधे पर हल्की सी चोट लगाई। आंखों में शरारत भरकर बोली, मेरा इंतजार कर रही थी या फिर अपने पति का? और बेटी, जो तुमने शॉपिंग की है सब की सब बेकार हो जाएगी। भाई अपनी पसंद के कपड़े तुम्हारे लिए लाएंगे, तुम लिख लो। तुम अपनी मर्जी के कपड़े इस बार नहीं पहन पाओगी। नेहा के गालों पर लाली फैल गई। वो झिझकी, नजरें झुकाई और धीरे से बोली, प्लीज प्रीति दी, आप ऐसी बात मत करें। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं सिर्फ आपका इंतजार करती हूँ। और रही कपड़ों की बात, तो प्लीज आप मेरी सिफारिश कर देना। मैंने बहुत मोहब्बत से तैयार किए हैं। आपकी शादी का मुझे कब से इंतजार था। प्रीति उसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी की गूंज कमरे की हवा में घुल गई। फिर उसने नेहा की कलाई पकड़ी और शांत लहजे में बोली, मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगी। कपड़े कभी भी बेकार नहीं होते, तुम बाद में पहन लेना और अपने पति का इंतजार भी किया करो। वह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनसे किया करो। इस तरह तुम्हारा रिश्ता और अच्छा हो जाएगा, समझ रही हो ना। वो एक बड़ी बहन की तरह बोली थी। नेहा ने नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी के रंग एक साथ बिखर गए थे। वो कुछ बोल नहीं सकी, बस खामोशी से मुस्कुरा दी और चुपचाप प्रीति के साथ कदम बढ़ा दिए। कमरे से बाहर निकलते ही दोनों के कदमों की आहट गैलरी में गूंजने लगी। नीचे हॉल से आने वाली गहमा गहमी की आवाजें सुनाई दे रही थी। बर्तनों की हल्की खनक, मेहमानों की आवाजें और मुस्कुराते चेहरों की गुनगुनाहट माहौल में रच बस गई थी। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने एक गहरा सांस लिया और मन ही मन बुदबुदाई, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा महसूस करो। मगर उसे क्या खबर थी कि मुस्कुराहटें, यह खुशबुएं और यह लम्हे जल्द ही किसी तूफान की लपेट में आकर बिखर जाएंगे। आज की मासूम सी हंसी कल के आंसुओं में बदलने वाली थी। वो अनजान थी, इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर कि जिंदगी अभी उसे किस मोड़ पर लेकर आने वाली है। यह लम्हा उसकी मुस्कुराहट का था,
मगर आने वाला लम्हा उसके सब्र का इम्तिहान होगा। लॉज की चौड़ाई में एक अजीब सा सुकून बिखरा हुआ था। बड़े बड़े लाइट, हल्की रोशनी माहौल को नरम बना रही थी। नेहा जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसकी नजरें फौरन सामने सोफे पर बैठे प्रभात पर टिक गईं। वो टांग पर टांग रखे आराम से मगर रौबदार अंदाज में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबाकी थी जो सीधी नेहा के वजूद पर ठहर गई। पल भर को नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आना चाहता हो, मगर उसने खुद पर काबू पाया और नरमी से कदम आगे बढ़ा दिए। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर अपने माता पिता और शांति जी पर पड़ी, जो रौबदार अंदाज में बैठी थी। नेहा ने घबराहट के बावजूद आदर से आगे बढ़कर प्रणाम किया। शांति जी फौरन अपनी जगह से उठी, चेहरे पर ममता भरी मुस्कुराहट लिए नेहा के करीब आईं और उसके सर को प्यार से सहलाने लगीं। कैसी है मेरी बहू? वो खुश दिली से बोली। तुम्हें पता है, कल से हम यहाँ आने का सोच रहे थे, मगर कोई ना कोई व्यस्तता ऐसी आ जाती कि रुकना ही पड़ता। नेहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया और चुपचाप एक तरफ बैठ गई, मगर उसके दिल की हालत कुछ और थी। प्रभात की बेबाक नजरें लगातार उस पर टिकी हुई थीं, जो उसे अजीब सी बेचैनी में डाल रही थीं। वो नजरें झुकाए बैठी थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। माथे पर बार बार पसीने की बूंदें उभर रही थीं, जिन्हें वह दुपट्टे के कोने से छुप छुप कर पोंछ रही थी। शांति जी ने अपनी नजरें अखिलेश जी की ओर मोड़ी और थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद अचानक अपनी असली बात शुरू की। भाई साहब, आज मैं एक बेहद जरूरी मसले की वजह से आपके पास आई हूँ। आप जानते हैं, हमारी बहू अब 20 साल की हो चुकी है और 21 में कदम रख दिया है। मैंने तय कर लिया है कि 1 साल और फिर उसे अपने घर लाऊंगी, क्योंकि इतनी कम उम्र में बच्ची अपना घर नहीं संभाल सकती। कम से कम थोड़ी समझदार हो ताकि आगे चलकर अपना घर सुकून से बसा सके। कहने को मेरे बेटे की उम्र बढ़ रही है, मगर हम सब सिर्फ बहू की उम्र ठीक ठाक होने का इंतजार कर रहे थे। अखिलेश जी और उनकी पत्नी खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे। नेहा की दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि बात की नीयत कुछ और है। हर बार आकर वो यही बातें करती थीं, लेकिन आज उन्होंने कुछ और कहने का इशारा किया था, जिससे नेहा की हथेलियां पसीने से नम हो चुकी थी। शांति जी ने बात जारी रखी। उनके लहजे में आत्मविश्वास और जिद साफ झलक रही थी। आप सब जानते हैं, इसी महीने प्रीति की शादी है। वो अपने घर की हो जाएगी, लेकिन आप भी जानते हैं मेरी एक ही बेटी है। शादी के तमाम इंतजाम बाहर के मामलों में प्रभात और उसके पिताजी देख रहे हैं, लेकिन घर के 100 काम होते हैं। मेहमानों को संभालना, खाने पीने के इंतजाम, औरतों के मामले, यह सब अब मेरे जिम्मे आ गया है, जो मुझसे अकेले से मुमकिन नहीं है। उन्होंने लम्हे भर को रुककर फिर साफ शब्दों में बात रख दी। भाई साहब, मैं बात को घुमा फिरा कर कहने वाली नहीं हूँ। यह बात पूरा खानदान जानता है। मैं चाहती हूँ कि शादी तक नेहा को अपने साथ ले जाऊँ। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं उसका माँ से भी बढ़कर ख्याल रखूंगी। मुझे सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। मेरा हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। प्रीति के लिए भी कोई साथी चाहिए, जिससे वह अपना दुख सुख कह सके, उसके साथ जाकर पसंद की शॉपिंग कर सके। एक हमउम्र लड़की ही दूसरी हमउम्र की बात समझ सकती है, और वैसे भी यह हमारे घर का मामला है। इसमें किसी से क्या छिपाना। प्रभात उसका पति है और मुकेश चौहान आपके अच्छे दोस्त हैं। अखिलेश जी ने जरा संभलकर कुर्सी की पीठ से टेक लगाई और फौरन बोले, भाभी, ये ठीक नहीं है। विदाई से पहले उसका इतने दिन आपके घर रहना सही नहीं लगेगा। मान लिया कि शादी हो चुकी है, लेकिन विदाई और रिसेप्शन अभी बाकी है। आप तो जानती हैं कि ये शादी बहुत सादगी से हुई थी। सोचा रिसेप्शन धूमधाम से किया जाएगा। ज़्यादा किसी को शादी के बारे में पता भी नहीं है। रिसेप्शन हो जाता तो लोगों को पता चल जाता कि शादी हो गई है। समाज के हिसाब से यह बात ठीक नहीं है। लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे कि
लड़की की शादी पता नहीं चली और वो ससुराल रहने भी चली गई। कुछ लोग तो बेवजह इल्जाम भी लगा देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो, बेवजह वो ताने खाए। शांति जी के चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। वो तुरंत बोली, अखिलेश भाई, मैं आज यहाँ आपकी भाभी बनकर नहीं बल्कि उसकी सास बनकर बैठी हूँ। मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। मुझे घर में बहुत परेशानियां हैं। मुझे हर हाल में किसी सहारे की ज़रूरत है और वह सहारा नेहा ही दे सकती है। मैं अपने निजी काम इसी से करवा सकती हूँ क्योंकि यह मेरे घर की बहू है। उसका फर्ज बनता है कि अभी हमारे साथ खड़ी रहे और आप बेवजह की बातें करके मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। यह सब फालतू बातें हैं कि लोग ताने देंगे या बातें बनाएंगे। अरे हमें लोगों से क्या करना है? हमें तो अपना घर बसाना है और घर बसाने के लिए हमें अपने संबंध अच्छे रखने हैं। कमरे का माहौल अचानक बोझिल हो गया। नेहा के हाथ दुपट्टे के कोने से खेलने लगे। प्रभात की आंखों में अब भी वही बेबाक चमक थी जो नेहा की घबराहट को और बढ़ा रही थी। विनीता जी ने अपने पति की तरफ देखा और फिर शांति जी को नरमी से जवाब दिया, अच्छा ठीक है शांति जी, अगर आपको वाकई उसकी ज़रूरत है तो ले जाओ। नेहा को मुझे यकीन है आप इसका बहुत ख्याल रखोगी। मेरी बेटी बहुत नेक और आज्ञाकारी है। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं होगा बल्कि यह आपका साथ जरूर देगी। आपको मेरी बेटी से बिल्कुल भी मायूसी नहीं मिलेगी। यह सुनते ही नेहा का दिल जैसे बैठ गया। उसने अपने पिता की तरफ देखा जिनके होंठ खामोश थे। अखिलेश जी के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उनका इरादा बेटी को भेजने का नहीं था, मगर पत्नी की मंजूरी और हालात के दबाव में वो कुछ नहीं बोल पाए। वो अपने दोस्त के स्वभाव से बाखूबी वाकिफ थे, इसी वजह से डर रहे थे, मगर अपनी पत्नी के फैसले पर उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी। नेहा की धड़कनें और तेज हो गईं। वहीं शांति जी आत्मविश्वास से बोली, विनीता जी, आप रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। मुझे सिर्फ इसी वजह से नेहा पसंद है क्योंकि यह आपकी बेटी है और मुझे पूरा यकीन है आप मेरी बात का हमेशा मान रखेंगी। फिर नेहा की तरफ देखकर बोली, जाओ बेटा, अब तुम तैयार हो जाओ, हमें थोड़ी देर में निकलना है। नेहा ने घबराई हुई नजरों से अपने माँ बाप को देखा मगर चुपचाप खड़ी होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद सब लोग सामान बांधकर घर से रवाना हो गए। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर का माहौल किसी अजनबी बेचैनी का आईना पेश कर रहा था। शीशों के बाहर शाम ढलती रोशनी गलियों और सड़कों पर बिखरी हुई थी, मगर अंदर एक अजीब सा बोझ छाया हुआ था। ड्राइविंग सीट पर प्रभात पूरे दबदबे से बैठा था। उसके दोनों हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर थे, मगर उसकी नज़रें बार बार रियर मिरर से पिछली सीट पर जा रही थीं। फ्रंट सीट पर शांति जी खामोशी से बैठी थी। वो अपने बेटे की जिद्दी तबीयत से बाखूबी वाकिफ थी। पीछे की सीट पर दोनों लड़कियां नेहा और प्रीति एक दूसरे के करीब दुबकी हुई थी। प्रीति का सिर झुका हुआ था, उसने सादा सूट पहना था। वहीं नेहा ने अपना दुपट्टा कसकर अपने चारों ओर लपेट रखा था। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। ना जाने क्यों उसे प्रभात से हमेशा खौफ महसूस होता था। उसकी बार बार उठती हुई नजरें उसे और बेचैन कर रही थीं। कुछ ही देर बाद अचानक प्रभात की भारी आवाज ने खामोशी तोड़ दी। उसने रियर मिरर से सीधे नेहा को देखते हुए सख्त लहजे में कहा, घर से निकलते वक्त औरतों को पूरा घूंघट करना चाहिए। यह हल्का सा दुपट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, आप इसे समझा दीजिए। आगे से मैं इसे मामूली दुपट्टे में नहीं देखना चाहता और अगर देखा तो यह मेरे गुस्से से नहीं बच पाएगी। बहुत बार मैंने यह नोट किया है। हर बार सोचता रहा कि इसे टोकूंगा, लेकिन कहा नहीं, मगर आज साफ कह देता हूँ, आगे से मैं इसे बिना पूरे घूंघट के नहीं देखूं। उसके लहजे में न सिर्फ हुक्म बल्कि सख्ती भी थी। नेहा जो पहले ही डरी हुई बैठी थी, इस बात पर और सहम गई। उसने बिना सोचे विचारे दुपट्टे को और कसकर लपेट लिया, जैसे खुद को ढांप कर नजर से ओझल करना चाहती हो। शांति जी ने बेटे की बात सुनकर तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया। आवाज में नरमी और समझाने का भाव था। अरे प्रभात,
अब इसे कहाँ जाना है? घर से निकलकर सीधे गाड़ी में बैठी है और यहाँ से हमारे घर ही जाना है। यह कौन सा बाजारों या गलियों में घूमेंगी? हाँ, अगर बाहर निकलेगी इस ढंग में तब तुम डांट लेना, इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती, वो बोली थी। प्रभात ने गुस्से से अपने होंठ भींचे, नजरें एक पल के लिए शांति जी पर डाली और फिर दोबारा सख्ती से बोला, घूमे या ना घूमे मुझे यह सब पसंद नहीं। औरत घूंघट या पल्लू में अच्छी लगती है। हम चौहान हैं और हमारे यहाँ रीति रिवाजों का सख्त ख्याल रखा जाता है। मैंने पिताजी के खिलाफ जाकर यह रिश्ता किया है। अगर यह लड़की मेरे उसूलों के मुताबिक नहीं चलेगी तो आप अच्छी तरह जानती हैं मेरा गुस्सा कितना भारी हो सकता है और मैं एक बार भी फैसला करने में देर नहीं लगाऊंगा। बिना वजह मैंने अपने बाप को नाराज किया हुआ है, सिर्फ इस रिश्ते की वजह से, और यह रिश्ता ही मुझे कोई अहमियत नहीं देगा तो फिर आप मेरा सख्त रूप देख लेंगी। उसके चेहरे के भाव गुस्से से बिगड़ गए थे, जैसे हर शब्द के साथ गुस्सा उसकी आंखों से बरस रहा हो। नेहा की आंखें नीची थी मगर उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी, हथेलियां पसीने से तर थीं। प्रीति ने चुपके से उसका हाथ थाम लिया, उंगलियों की हल्की सी पकड़ जैसे उसे ढांढस बंधाने की एक खामोश कोशिश थी। प्रीति की आंखों में बेबसी भी थी और तसल्ली भी। वो बड़ी बहन की तरह नेहा को इशारा कर रही थी कि खामोश रहो, घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शांति जी ने फिर बात संभालने की कोशिश की, इस बार ज्यादा गंभीर और निर्णायक अंदाज में बोली, अच्छा ठीक है बेटा, अब चिंता मत करो, यह तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी, है ना नेहा? मैं इसे समझा दूंगी। नेहा ने चौंक कर शांति जी की तरफ देखा, आंखों में नमी झलक रही थी मगर उसने तुरंत गर्दन झुका ली और हल्का सा सर हाँ में हिला दिया। जी? उसकी आवाज बामुश्किल निकली, जैसे किसी ने उसके गले पर दबाव डाला हो। प्रभात ने व्यू मिरर से एक बार फिर उसकी तरफ देखा, उसके होठों पर अजीब सा तंजिया सुकून उभरा, जैसे उसने अपनी मर्जी मनवा ली हो। फिर उसने नजरें हटा ली और खामोशी से ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर लिया। गाड़ी के अंदर दोबारा सन्नाटा छा गया, सिर्फ इंजन की आवाज और टायरों की सरसराहट बाकी रह गई थी। नेहा के दिल में डर का एक नया बीज बो दिया गया था। वो खामोश मगर बेचैन बैठी थी। बाहर सड़क पर लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे मगर उस गाड़ी के अंदर एक नया सफर शुरू हो रहा था, एक ऐसा सफर जिसमें डर, उसूलों की सख्ती और खामोशी का बोझ अपने रंग दिखाने लगा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, रात धीरे धीरे ढलने लगी थी। सन्नाटे में घर की खामोशी और गहराई ज्यादा साफ महसूस हो रही थी। कमरे के कोने में जलता हुआ बल्ब हल्की रोशनी फैला रहा था। अखिलेश जी पलंग पर बैठे अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे मगर उनकी आंखें बार बार एक ही पंक्ति पर अटक जाती। वो अंदर से बेचैन थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और विनीता जी हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर आईं। अखिलेश जी ने अखबार एक तरफ रखा और गुस्से से बोले, यह क्या कर दिया तुमने विनीता? मैंने तुम्हें कब इजाजत दी थी कि तुम सबके सामने हाँ कर दो? तुम्हें पता भी है आजकल हालात कितने नाजुक हैं। विनीता जी जरा ठिठकी, फिर सुकून भरे लहजे में बोली, क्या हो गया है आपको? आपने बिल्कुल बेकार में गुस्सा किया। आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और आपकी समधन क्या चाहती हैं। क्या आपको नहीं पता आपकी बेटी प्रभात को पसंद करती है, वो उसके साथ रहना चाहती है, फिर आप क्यों बार बार ऐतराज कर रहे हैं? यह बात मेरी समझ से बाहर है। अखिलेश जी की आंखों में चिंता चमक उठी। वो तेज लहजे में बोले, तुम नहीं समझ रही विनीता, वह कोई प्रभात से मोहब्बत थोड़ी ना करती है, बस उसकी शादी प्रभात से हो गई है। उसने उसे अपना पति मान लिया है, इसीलिए वो उसे पसंद करती है। वह स्वभाव से कैसा है, उनके घर का माहौल कैसा होगा, यह सब वह थोड़ी ना जानती है। उसने तो कभी प्रभात से ठीक से बात भी नहीं की है। हमारी बेटी अभी जवानी की दहलीज पर है। प्रभात एक भरपूर मर्द है,
कब कौन सा कदम उठाया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम यहाँ हैं, प्रीति अपने कमरे में होगी, शांति जी अपने कमरे में होंगी। पीछे से अगर कुछ गलत हो गया तो तुम्हें अंदाजा है उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। वो एक समझदार आदमी की तरह बोले थे। उन्हें अपनी बेटी की इज्जत हर हाल में प्यारी थी। विनीता जी ने एक पल खामोशी साधी, फिर आहिस्ता लहजे में बोली, मगर लहजे में दृढ़ता और सख्ती थी। मैं तो चाहती हूँ कि दोनों एक दूसरे को जाने समझें। देखो, पूरे 2 साल गुजर गए इस रिश्ते को, जब हमने प्रभास से उसकी शादी कर दी, मगर आज तक उन लोगों ने विदाई और रिसेप्शन नहीं किया। और अब भी शांति जी कह रही हैं कि 1 साल बाद। न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि आपके दोस्त इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मुझे डर है कि आखिर में प्रभात मेरी बेटी को छोड़ ना दे। अखिलेश जी ने तड़प कर बीवी की तरफ देखा। क्या कह रही हो विनीता? सोच समझ कर बोला करो। विनीता जी ने नजरें झुकाईं और धीरे से बोली, हाँ, मैंने जानबूझकर नेहा को उन लोगों के साथ भेजा है। कृपया आप खामोश रहें। आपको उन सब के अंदरूनी हालात का अंदाजा नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि उन दोनों के बीच अपनापन कायम हो जाए, रिश्ता मजबूत हो जाए। जिस दिन ये मोहब्बत हो गई उस दिन ये लोग मजबूर हो जाएंगे कि जल्द से जल्द विदाई और रिसेप्शन करें। अखिलेश जी बेचैन होकर बोले, विनीता, तुम यह क्या सोच रही हो? बेशक मेरा दोस्त मुझसे नफरत करता है, मगर वो कभी भी मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। विनीता जी ने सर ना में हिलाया। उनकी आंखों में हकीकत की शक्ति झलक रही थी। यह सिर्फ आपका वहम है अखिलेश, मैं उन सबको अच्छी तरह जानती हूँ। आजकल के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम आंख मूंद कर उन पर भरोसा कर लें। आपके दोस्त की सोच, उनकी जिद और उसका अहंकार, मुझे साफ दिख रहा है कि वो इस रिश्ते को कायम नहीं होने देना चाहते। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, मगर यही सच है। कमरे का माहौल और बोझिल हो गया। अखिलेश जी ने गहरा सांस लिया। उनके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। वो आगे बोले, विनीता, तुम बातों को बढ़ा रही हो। अगर रिश्ता वाकई कामयाब होना है तो खुद रास्ता निकलेगा। तुम क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही हो? विनीता जी दूध का गिलास मेज पर रखते हुए नरम मगर दृढ़ आवाज में बोली, अखिलेश, अगर रिश्ता ऐसे ही कामयाब होना है तो आप चुप मत रहो। मुझे इजाजत दो कि मैं अपने तरीके से कदम उठाऊं। वक्त का इंतजार करने वाले अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। अखिलेश जी ने नजरें झुकाईं और खामोश हो गए। उनकी खामोशी कमरे में एक अनकही पीड़ा की तरह फैल गई। वो जानते थे कि बीवी की बात में वजन है, मगर उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र थी। कमरे की खामोशी सिर्फ घड़ी की टिक टिक से टूट रही थी। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे। एक तरफ माँ की बेचैनी और डर था, दूसरी तरफ बाप की बेबसी और अपनी बेटी के भविष्य की चिंता। फैसला जैसे उनके हाथ से निकलकर हालात के भरोसे पर छोड़ दिया गया था। उधर रात धीरे धीरे गुजर गई। अगली सुबह का सूरज पूरी रोशनी के साथ निकला। हॉल में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। खिड़कियों के पर्दे आधे खुले थे और सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। उसे जागने में काफी देर हो गई थी। वो हड़बड़ी में मुंह हाथ धोकर नीचे आई। सामने सोफे पर प्रभात सीधे बैठा था। उसके चेहरे पर सख्ती की लकीरें साफ नजर आ रही थी। शांति जी एक तरफ चाय का कप थामे खामोश मगर तंजिया निगाहों से नेहा को देख रही थी, जबकि मुकेश चौहान की आंखों में पहले से गुस्से की लहर दौड़ रही थी। नेहा धीरे धीरे चलती हुई करीब पहुंची। उसके कदम जैसे जमीन पर जम ही नहीं पा रहे थे। वो दबे लहजे में नमस्ते करके खड़ी रह गई। नमस्ते का जवाब सिर्फ सिर हिला के आया, मगर माहौल और बोझिल हो गया। मुकेश चौहान ने अखबार मेज पर पटकते हुए कहा, यही है तुम्हारी पसंद शांति। देखा तुमने, घर की बहू है और 11 बजे उठ रही है। हमारे घर में तो यह तरीका ही नहीं कि कोई लड़की 7 बजे के बाद बिस्तर पर रहे। नेहा का दिल धक से रह गया। उसके होंठ कांपे मगर कुछ बोल नहीं सके।
प्रभात फौरन मुड़ते हुए सख्त लहजे में बोला, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यह सब माँ की परवरिश पर होता है। अगर इसकी माँ ने ही वक्त की पाबंदी नहीं सिखाई तो यह हमारे उसूलों पर कैसे चलेगी। शांति जी अपनी बहू से बोली, बेटा मैंने रात को समझाया भी था कि जल्दी उठना, मगर शायद उनके घर का यही चलन होगा। नेहा कांपती आवाज में बोली, जी मुझे पता नहीं चला, अगर आप जगा देती तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुकेश चौहान तड़ाक कर बोले, शर्म नहीं आती अपनी सास को कसूरवार ठहराते हुए? यही तो मसला है आजकल की लड़कियों का। हमारी बहू बेटियों ने हमेशा घर के उसूल माने हैं, कोई रियायत नहीं मिलती। तुम जैसी लड़कियां 6 महीने भी घर नहीं बसा सकती, फिर तलाक लेकर बाप के घर बैठ जाती हो और खानदान को बदनाम करती हो। नेहा की आंखों के किनारे भीग गए, दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे पूरा जिस्म कांप रहा हो। वो सर झुकाए खामोश खड़ी रही, सांसें तेज हो रही थीं। शांति जी ने ठंडी सांस ली और उसकी ओर देखते हुए बोली, नेहा तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, यह घर कोई आम घर नहीं है। यहाँ के उसूल सख्त हैं, वक्त की पाबंदी, बड़ों की इज्जत, पर्दे का लिहाज, घर की जिम्मेदारी, यह सब जरूरी है, तभी तुम यहाँ टिक पाओगी। नेहा हल्की आवाज में सिर्फ इतना बोली, जी, और दोबारा खामोश हो गई। तभी मुकेश चौहान कुछ कहते ही प्रीति कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी, लेकिन नेहा को घबराया देखकर वह फौरन उसके करीब आई और उसको देखते हुए बोली, ओह शुक्र है तुम जाग गईं, आओ नाश्ता कर लो, फिर हम शॉपिंग चलते हैं। मम्मी मैं नेहा को साथ ले जाती हूँ। प्रभात सख्त लहजे में बात काटते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है इसको शॉपिंग पर ले जाने की, घर की बहू है तो घर के अंदर ही रहे, अगर जाना है तो तुम अकेली जाओ या फिर किसी काम वाली के साथ, यह बाहर नहीं जाएगी। प्रीति ने हैरत से भाई को देखा, लेकिन भैया यह तो अभी आई है। प्रभात सख्ती से बोला, खामोश, और नेहा जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करो, तुम्हें खाना बनाना आता है? नेहा ने कांपते हुए सर हाँ में हिलाया। प्रभात ने गहरी सांस ली और मुंह मोड़ लिया। मुकेश चौहान अफसोस भरी आवाज में बोले, मेरे माँ बाप ने मरने से पहले बहुत बड़ी गलती की थी, आज उसका बोझ हम उठा रहे हैं। यह लड़की हमारे खानदान की इज्जत नहीं बढ़ाएगी, बल्कि एक दिन हमें शर्मिंदा करेगी। यह कहकर वह उठ खड़े हुए और कदमों की चाप के साथ कमरे से बाहर निकल गए। माहौल में खामोशी छा गई थी। नेहा अपनी जगह जैसे पत्थर की हो गई थी। उसके दिल पर लगने वाले वार अभी ताजा थे। प्रीति ने उसका हाथ थाम कर दबाया, मगर उसकी आंखों में हैरत और बेबसी की नमी उतर आई थी। लॉज की हवा भारी हो गई थी, जैसे दीवारों पर भी उनकी बातों की शक्ति उतर आई हो। कुछ देर बाद किचन की हवा में हल्की हल्की बर्तनों की खनक गूंज रही थी। नेहा आंखों में आंसू भरे सर झुकाए सिंक के पास खड़ी थी। साबुन के झाग में उसके नरम हाथ भीग रहे थे, मगर दिल का बोझ इतना भारी था कि हाथों की मेहनत बेमानी लग रही थी। आंखों से टपकते हुए आंसू कभी बर्तनों पर गिरते तो कभी साबुन के झाग में गायब हो जाते। उसकी सांस उखड़ उखड़ कर चल रही थी, जैसे दिल के अंदर जमा दुख के पहाड़ ने उसकी सांसों पर बोझ डाल दिया हो। उसी लम्हे प्रीति नरम कदमों से किचन में दाखिल हुई। उसकी आंखों में और चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी। वो नेहा के करीब आई और सुकून भरे तेज लहजे में बोली, यह अभी लॉज में क्या चल रहा था? तुम्हें ये लोग क्या बोल रहे थे? नेहा ने सर उठाया, आंखों के किनारे नम थे और पलकें कांप रही थी। वो टूटती हुई आवाज में बोली, प्रीति दीदी, मुकेश अंकल मुझे पसंद क्यों नहीं करते? वो और ज्यादा रोती रही और बोली, प्रभात जी भी तो मुझसे नफरत करते हैं, सिर्फ आप और आंटी हैं जो मुझे बुरा नहीं समझते, वरना बाकी सबके लिए जैसे मेरा वजूद ही बोझ हो। प्रीति ने गहरी सांस भरी और बर्तन धोती नेहा के कंधे पर हाथ रखकर नरमी से बोली, नेहा यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो, पापा को तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी माँ से मसला है। नेहा हैरत से उसे देखने लगी। प्रीति धीरे धीरे वजह बताने लगी, हमारे खानदान में हमेशा बिरादरी के अंदर ही शादियाँ होती हैं, जैसे तुम्हारी और प्रभात की हुई है, मगर तुम्हारे पापा ने यह रवायत तोड़ दी थी। उन्होंने एक ऐसी औरत से शादी की थी जो बिरादरी की नहीं थी। तुम्हारी माँ अपनी मर्जी से यहाँ आई थी भागकर, और यही वो जख्म है जो पापा के दिल में आज भी ताजा है।
उनकी नज़र में तुम भी तुम्हारी माँ का खून हो, इसीलिए वो तुम्हें कबूल नहीं कर पाते। नेहा की आंखों में और आंसू तैरने लगे। वो रूंधे गले से बोली, लेकिन प्रभात जी, वो भी तो मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने आज कितनी सख्त बातें कही। मैं तो यहाँ सिर्फ आपकी खातिर आई थी, मगर सब मुझे बुरा भला कह रहे हैं। इससे बेहतर है कि मैं वापस चली जाऊं। प्रीति चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। उसके लहजे में सख्ती आ गई। ये लफ्ज दोबारा अपनी जुबान से मत निकालना। अगर प्रभात भैया ने यह बात सुन ली तो वो तुम्हारे साथ बहुत सख्ती करेंगे, और पापा तो वैसे ही मौका ढूंढते रहते हैं तुम्हें बातें सुनाने का। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इस बात को गांठ बांध लो। नेहा ने सर झुका लिया था, होंठ कपकपा रहे थे, मगर वो खामोश रही। प्रीति उसकी खामोशी को देखकर थोड़ा नरम लहजे में बोली, अच्छा अब रोना धोना छोड़ो, आओ तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर अपनी गुड़िया को अपने हाथों से खिलाऊंगी। नेहा ने फौरन ना में सिर हिलाया। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है, मैं ये बर्तन धो लूँ, फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, आप बस थोड़ी मदद कर देना। प्रीति ने हल्की झुलझुलाहट के साथ उसे डांटा, कितनी जिद्दी हो तुम, कह दिया ना बैठ जाओ, पहले कुछ खा लो फिर बाकी काम कर लेना। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि भूखे पेट इतना काम करो। नेहा खामोशी से उसके हुक्म पर अमल करने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीटती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ गई और कुर्सी पर बैठ गई। किचन में अब सिर्फ चूल्हे की हल्की सी आवाज और प्रीति के बर्तन रखने की खनक बाकी थी। नेहा का दिल अब भी बहुत भारी था, लेकिन प्रीति के अल्फाजों में छुपी हमदर्दी ने जैसे उसे थोड़ा सा सहारा दे दिया था। उसको अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसे अपने आप में बहुत बेबस महसूस हो रहा था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। रात का सन्नाटा किचन में बिखरा हुआ था। लाइट की मध्यम रोशनी में बर्तनों की खनखनाहट साफ सुनाई दे रही थी। नेहा आंखों में थकान और दिल में बोझ लिए संगमरमर के सिंक के सामने खड़ी थी। साबुन की झाग हाथों पर चमक रही थी और आंसू उसके गालों पर बहकर कभी झाग में मिल जाते तो कभी गर्दन पर ढुलक आते। वो हर बर्तन धोते हुए जैसे अपनी उदासी को धोने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने घबराकर पलटकर देखा तो प्रभात हाथ बांधे गहरी और गंभीर निगाहों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे शक और गुस्सा दोनों झलक रहे हों। नेहा के हाथों से बर्तन फिसलकर दोबारा सिंक में गिर पड़े। वो सकपका गई और हल्की सी कांपती आवाज में बोली, आप यहाँ? प्रभात आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए बोला, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हड़बड़ाई हुई बोली, वो किचन साफ कर रही थी। आंटी ने कहा था कि सब कुछ समेट कर सोना। अभी कुछ देर पहले मेहमान गए हैं तो बर्तन ज्यादा थे। प्रभात ने गहरी नजर उस पर डाली और फिर धीरे से बोला, दोपहर में रो रही थी तुम? नेहा ने जल्दी से गर्दन झुकाकर सर ना में हिलाया, लेकिन नेहा के कांपते होंठ और सुर्ख आंखें खुद उसकी गवाही दे रहे थे। प्रभात अचानक उसके करीब आया। नेहा ने बेकाबू होकर एक कदम पीछे हटाया। झूठ बोलना ही आता है तुम्हें? वो धीरे मगर खतरनाक लहजे में बोला। नेहा ने डरते डरते दोबारा इनकार में सिर हिलाया। उसकी आंखों में नमी और उतर आई। प्रभात ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो और बोला, कभी भी धोखा देने के बारे में मत सोचना। मैं मुकेश चौहान नहीं हूँ जिसने अपने दोस्त को माफ कर दिया था। मैं प्रभात चौहान हूँ, और अगर मेरी पत्नी ने धोखा दिया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी टूटी हुई आवाज निकली, मगर मैं क्यों धोखा दूंगी आपको? आप तो मेरे पति हैं। प्रभात के होठों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। वो सख्त लहजे में बोला, यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। नेहा की आंखों में दर्द और गहराया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज गले में ही अटक गए। प्रभात ने उसकी आंखों में छलकते कतरे देखे तो अंगूठे से उन्हें साफ किया, मगर उसकी आंखों में नरमी की बजाय सख्ती और ठंडापन ही बाकी रहा। प्रीति का ख्याल रखना, वो आहिस्ता बोला, और पापा को किसी भी तरह की शिकायत का मौका मत देना, तभी तुम्हारी जिंदगी आसान रहेगी।
यह कहकर वह अचानक पीछे हटा और किचन से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज गूंजती हुई धीमी पड़ गई। पीछे नेहा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बहकर चेहरे पर गिरते जा रहे थे। उसने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू पोंछे, मगर दिल की घुटन और कम नहीं हुई। बर्तनों की खनखनाहट दोबारा सुनाई दी, मगर अब वो सिर्फ किचन ही नहीं, अपनी जिंदगी को भी बोझिल बना रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। उसे यहाँ आए पूरा 2 हफ्ते हो गए थे। पूरे घर में खुशियों का शोर मचा था। ढोलक की थाप, हंसी ठिठोली और औरतों के गीतों ने हर कमरे को जैसे रोशन कर दिया था। बड़े हॉल में कुर्सियां जमी थी, किचन में पकवानों की खुशबू उठ रही थी और मेहमानों का शोर हर तरफ गूंज रहा था। ऐसे माहौल में नेहा किचन से थकान और खामोशी के साथ बाहर निकली ही थी कि प्रीति तेजी से आती हुई उसके करीब रुक गई। प्रीति सांस फूलते हुए बोली, अम्मा कह रही हैं सारे कमरे भर गए हैं। मेरे कमरे में भी 3 कजिन आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि तुम भाई के कमरे में सो जाओ। ठीक है। ये कहकर वो जल्दी से पलटने ही वाली थी कि नेहा ने घबराकर उसकी कलाई थाम ली। नेहा के चेहरे पर खौफ साफ था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं दीदी, मुझे उनके कमरे में नहीं सोना, मैं लॉज में सो जाऊंगी। प्रीति ने फौरन ना में सिर हिलाया और हल्की झुलझुलाहट से बोली, पागल हो गया? लॉज में सब लड़के सो रहे हैं, तुम वहाँ कैसे सो सकती हो? शादी का घर है, सब चलता है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पता नहीं अम्मा ने क्यों आज ही संगीत रख लिया और सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, जबकि शादी में अभी 1 हफ्ता बाकी है। खैर, तुम बस भाई के कमरे में चली जाओ, मुझे देर हो रही है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। नेहा की आंखों में घबराहट और बढ़ गई। वो आहिस्ता से बोली, नहीं दीदी, मुझे उनके पास नहीं जाना। आपको क्या हो गया है? मैं उनके साथ कैसे सो सकती हूँ? प्रीति रुक गई और एक नज़र उस पर डालकर धीरे से बोली, क्यों नहीं सो सकती हो? वो तुम्हारे पति हैं और भाई तो कब के सो चुके होंगे। तुम बस चुपचाप जाकर लेट जाना। नेहा के होंठ कांपे, मगर बोली, दीदी अगर वो गुस्सा कर गए तो? उसकी आवाज हलक में दब गई। प्रीति ने बात काटते हुए संजीदगी से कहा, देखो नेहा, अभी ज्यादा तमाशा मत करो। पापा ने भी कहा है कि तुम्हें समझा दूं, तुम बाहर बिल्कुल नहीं सोगी। घर में बहुत मेहमान हैं, लड़के भी हैं। माँ ने भी यही कहा है। तुम्हें अगर अपना और मेरा सुकून चाहिए तो बस भाई के कमरे में ही जाना होगा, और वैसे भी सुबह जल्दी उठकर बाहर आ जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नेहा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। दिल बेचैन था, सांसें भारी थी। कमरे के दरवाजे के बाहर से आती रोशनी और हंसी की आवाजें उसके दिल पर और बोझ डाल रही थी। उसने धीरे से कहा, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रीति ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, भाई कुछ नहीं कहेंगे, वो सो रहे होंगे, तुम जाकर आराम से लेट जाना। यह कहकर वह जल्दी से वापस वहां चली गई जहां मेहमान थे। नेहा एक पल वहीं खड़ी रही। दिल में अजीब सी कसमकस थी। बाहर रिश्तेदारों के शोर, औरतों की हंसी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उसके अंदर का खौफ और गहरा होता जा रहा था। वह जानती थी कि अगर नहीं गई तो सबके सवालों का सामना करना पड़ेगा, और अगर गई तो अपने ही डर से जूझना पड़ेगा। आंखों में नमी और चेहरे पर उलझन लिए उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। कॉरिडोर की हल्की रोशनी के बीच उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। प्रभात के कमरे का दरवाजा सामने था। उसके हाथ कांपते हुए कुंडी पर जा रुके। वह खुद से लड़ रही थी, जाए ना जाए। एक कदम आगे बढ़ाती तो दिल पीछे खींच लेता, लेकिन पीछे हटना भी मुमकिन नहीं था, जैसे कोई कैदी खुद अपने फैसले की कैद में फंस गया हो। कुछ लम्हों बाद उसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गई। कमरे की खामोशी गहरी थी, जैसे दीवारों ने भी सांस रोक रखी हो। बाहर के शोर की आवाज धीमी हो गई थी, मगर अंदर एक और जंग शुरू होने वाली थी। नेहा घबराई हुई बिस्तर के कोने पर आहिस्ता लेट गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लग रहा था कमरे की खामोशी को तोड़ देंगी। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन चंद लम्हों बाद वह अचानक चौंक गई। प्रभात की गिरफ्त उसके चारों तरफ कस चुकी थी। उसने आंखें फाड़कर खोली और घबराकर छुड़ाने की कोशिश करी, मगर उसकी पकड़ ने उसे और असहाय कर दिया। प्रभात के होंठ उसके कान के करीब आकर ठहर गए और उसने गंभीर स्वर में कहा, शोर मत करो, आज मुझे अपना अधिकार चाहिए।
नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांपे। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आपको क्या हो गया है? अभी तो मेरी विदाई भी नहीं हुई, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? प्रभात के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट उभरी। विदाई के नाम पर और कब तक रुकता रहूं? 2 साल हो गए शादी को, 2 साल से बस इंतजार ही कर रहा हूं। अब और सब्र नहीं होता। माँ ने तुम्हें मेरे कमरे में इसी कारण भेजा है ताकि आज मैं तुम्हें अपना बना सकूं। नेहा ने दोनों हाथ से उसे दूर करने की कोशिश की और कांपते स्वर में बोली, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर मैंने आपकी बात मान ली तो मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? उन्होंने मुझ पर भरोसा करके यहाँ भेजा है और मैं वह भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। प्रभात की आंखों में एक पल को गुस्से की चमक उभरी। वह नेहा के चेहरे के करीब झुककर धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या मंगेतर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति जब अपनी पत्नी से नजदीकी चाहता है तो यह कोई अपराध नहीं है, इसीलिए बेकार की दलीलें छोड़ो और चुपचाप मान लो। नेहा की आंखों में आंसू तैर गए। वह कांपते हुए बोली, पति हैं आप, इसीलिए कह रही हूँ, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, जबरदस्ती से नहीं। प्रभात का धैर्य टूटने के कगार पर था। वह और नजदीक आया और सख्त लहजे में बोला, अगर इतना ही ऐतराज है तो तलाक ले लो ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं और अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकूं। कब तक इंतजार करता रहूं? 27 साल का हो गया हूं और अब भी अम्मा कहती हैं कि 1 साल और। यह कौन सा इंसाफ है? नेहा रोते हुए बोली, तलाक? उसके लब कांपे। आपको यही हल नजर आता है? प्रभात की सांसें भारी हो गईं। हल तो यही है, या फिर वही करो जो मैं चाहता हूँ। आज ही फैसला होना चाहिए कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। नेहा ने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए कहा, मैं आपसे डरती नहीं हूँ प्रभात, लेकिन मैं अपने पापा के भरोसे से डरती हूँ। वो भरोसा कभी नहीं टूट सकता। अगर आप दबाव डालेंगे तो आप मुझे पा तो लेंगे, मगर मेरा दिल हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। फिर यह रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाएगा। प्रभात कुछ देर खामोश हो गया। उसकी पकड़ ढीली हुई, मगर आंखों में चाहत की आग अब भी जल रही थी। वह नेहा को देखते हुए बोला, यह संगीत इसीलिए रखी गई थी ताकि तुम मेरे कमरे तक आ सको और मैं आज फैसला कर सकूं। उसकी आवाज भारी थी, जैसे कोई भीतर से टूट रहा हो। पापा कभी भी हमारी विदाई नहीं होने देंगे, सब उन्हीं की वजह से है, इसीलिए मुझे मजबूर मत करो नेहा, वरना मैं खुद को भी नहीं रोक पाऊंगा। नेहा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में जिद और तड़प साफ झलक रही थी। मुझे और कोई बात नहीं करनी, आज मुझे मेरा अधिकार चाहिए। नेहा की रूह कांप उठी। वह धीमे स्वर में बोली, नहीं, यह सब अभी नहीं होना चाहिए। उसके मन में विचार उमड़ने लगे। हम ना तो एक दूसरे को समझते हैं और ना ही हमारे बीच मोहब्बत है। ऐसे में यह सब कैसे संभव है? वह डर से बोली, मुझे डर लग रहा है। मगर प्रभात ने उसकी फरियाद पर ध्यान नहीं दिया। उसका व्यवहार नेहा के लिए अचानक आने वाले तूफान जैसा था, जिसकी हर बौछार उसे भीतर तक हिला रही थी। नेहा अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करती रही। उसकी आंखों में खौफ और असमंजस के साए थे, मगर प्रभात अपनी जिद में डटा रहा। नेहा की कोशिशें पल पल कमजोर पड़ने लगी, जैसे तेज आंधी के सामने नाजुक डाल थककर झुक जाए। उसका मन डर और उलझन से घिरा हुआ था। प्रभात की जिद उसे तोड़ रही थी। वक्त बीतता गया और उसकी हिचकियां, उसकी विनती धीरे धीरे थमने लगी। और फिर एक ऐसा पल आया जब नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर हार और बेबसी की छाप साफ थी। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसी स्थिति में बंध गई है जहां से निकलना संभव नहीं, जैसे कोई कैदी अपनी बेड़ियों से आजाद ना हो सके और आखिरकार उन बेड़ियों को ही अपनी तकदीर मान ले। उस पल नेहा बेहद लाचार थी। उसका दिल भारी था, उसकी आत्मा मौन। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और नेहा का मन भीतर ही भीतर चुपचाप टूटता चला गया। दिन बीत गए।
एक हफ्ते बाद लॉज में हल्की रोशनी फैली हुई थी। प्रीति की बारात को विदा करके लोग अभी अभी घर लौटे थे। मेहमानों के कदमों की आहट, बर्तनों की खनखनाहट और हंसी की आवाजें वातावरण में घुली हुई थी। नेहा तमाम मेहमानों को पानी के गिलास पकड़ा रही थी। चेहरे पर थकान की लकीरें साफ झलक रही थी, मगर मेहमान नवाजी का शौक और जिम्मेदारी उसे खड़ा रखे हुए थी। उसने अभी एक गिलास मुकेश चौहान की तरफ बढ़ाया ही था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कदम लड़खड़ाए और अगले ही पल वह गिलास समेत जमीन पर गिरने ही वाली थी कि प्रभात की आवाज से सब चौंक उठे। मुकेश चौहान के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया और प्रभात, जो अपनी माँ शांति जी के पास बैठा था, एक झटके से खड़ा हो गया। नेहा वो लपक कर आगे बढ़ा और उसे अपने हाथों से थाम लिया। उसके चेहरे पर होशो हवास नहीं थे, पलकें बंद थी और सांसें बेकाबू। प्रभात ने घबराकर उसका गाल थपथपाया। आवाज में कपकपाहट थी, नेहा आंखें खोलो, ये क्या हो गया तुम्हें? मगर कोई जवाब नहीं मिला। कमरा जैसे एक पल के लिए थम गया। मेहमानों की कानाफूसियां, बड़बड़ाहटें और निगाहों का शोर, सबके बीच प्रभात सिर्फ उसे ही देख रहा था। फौरन अपनी माँ की तरफ पलटा और बुलंद आवाज में बोला, माँ, डॉक्टर को फोन करो, अभी के अभी। यह कहते ही वह उसे उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। कदमों में जल्दी थी और आंखों में डर। कमरे का दरवाजा खोलकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी सास ने माथे से पसीना साफ किया। वह बेचैनी से टहलने लगा था। उसके पीछे सारे मेहमान आ गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गई। कमरे में मुकेश चौहान, शांति जी और चंद करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। सबकी नजरें उत्सुकता और परेशानी के मिले जुले भाव से उस नज़ारे को देख रही थी। डॉक्टर ने नेहा का चेकअप किया, नब्ज पर हाथ रखा और कुछ सवाल पूछे। थोड़ी खामोशी के बाद बोली, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं। लेकिन कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अचानक प्रभात की तरफ उठी। डॉक्टर ने बात आगे बढ़ाई, अंदर से बहुत कमजोर हैं, उम्र भी कम है, इसीलिए प्रेगनेंसी नाजुक होगी। बहुत एहतियात की जरूरत है। अच्छा खाना, आराम और दिमागी सुकून सब जरूरी है। यह हिदायतें देकर डॉक्टर वहां से चली गई। लेकिन कमरे का माहौल और भारी हो चुका था। अभी तो बस शादी हुई थी, विदाई तक नहीं हुई थी। सबके दिलों में यही सवाल था कि यह कैसे मुमकिन है। मुकेश चौहान की नजरें कहर बरसा रही थीं। वो कुछ कहने ही वाले थे कि प्रभात आगे बढ़ा। नेहा के सर पर हाथ सहलाते हुए बोला, पापा, यह बच्चा मेरा है। मैंने उसके साथ रिश्ता कायम किया था, इसीलिए किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी पत्नी है और यह बच्चा मेरा ही खून है। उसके लहजे में जिद और इज्जत दोनों थीं। कमरे में मौजूद सबके चेहरे हैरत से भर गए। मुकेश चौहान का गुस्सा अब छुपाए नहीं छुप रहा था। वो चिल्लाकर बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? यह शादी की रस्में, यह खानदान की इज्जत, यह सब तुम्हारे लिए मजाक है? प्रभात ने उनकी तरफ देखा मगर लहजा नरम रखा। पापा प्लीज, आवाज हल्की करें, वो सो रही है, बहुत कमजोर है। आपकी सख्त बातें उसे तोड़ देंगी। कल सुबह बैठकर हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सब आराम करें। मैं अपनी बीवी के पास रहना चाहता हूँ। उसके शब्दों में नरमी थी मगर अल्फाज के पीछे एक पक्का फैसला था। मुकेश चौहान ने गुस्से में पैर पटका और कमरे से बाहर निकल गए। शांति जी ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान दबा ली, जैसे कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। प्रभात ने पलटकर अपनी बीवी की तरफ देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ और हमारे बीच आने वाला यह बच्चा भी। कमरा खामोशी में डूब गया, मगर वो खामोशी एक नई दास्तान के शुरू होने का इशारा कर रही थी। पूरी रात वह उसके पास रहा। अगली सुबह का सूरज चमक रहा था। कमरे का माहौल भारी था, जैसे हवा भी सांस रोककर खड़ी हो। नेहा बिस्तर के किनारे बैठी थी, उंगलियां बार बार दुपट्टे के पल्लू में उलझ रही थीं। उसके दिल में डर और उलझन का तूफान उमड़ रहा था। सुबह से उसने दरवाजे के पार कदम नहीं रखा था। उसे लग रहा था जैसे सबकी निगाहें उस पर उठते ही उसे कुचल डालेंगी।
यह खबर कि वह प्रेग्नेंट है और वह भी बिना विदाई के उसे अंदर से तोड़ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। कभी सोचती भाग जाए, कभी सोचती सब खत्म कर दे। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। प्रभात ठहरे हुए कदमों के साथ अंदर आया। उसके चेहरे पर वही गहरी संजीदगी थी जो नेहा को और ज्यादा घबरा रही थी। वह झट से खड़ी हो गई, जैसे कोई जुर्म करते हुए पकड़ी गई हो। दिल की धड़कन उसके गले में अटकने लगी थी। बाहर तुम्हारे माँ बाप आए हैं, प्रभात ठहरे हुए लहजे में बोला। अब बैठकर यकीनन विदाई की बात हो रही है, तो तुम्हें भी अपना फैसला मेरे हक में देना होगा। नेहा ने आंखें फैलाई, हैरत और डर के साथ बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने आपको रोका था, कहा था यह सब मत करो। अब देख लिया आपने नतीजा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रभात वो एक कदम उसके करीब आया। आंखों में अजीब सी सख्ती और साथ ही नरमी का मिला जुला भाव था। यही नतीजा मैं चाहता था, वो मजबूत लहजे में बोला, और यही मेरी माँ चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास जानबूझकर आया था। नेहा के कदम जैसे जमीन से चिपक गए, उसके होंठ कपकपाए। क्या मतलब, आपने जानबूझकर? प्रभात ने अचानक उसके हाथ थाम लिए। नेहा की धड़कन और तेज हो गई। उसने अपना चेहरा उसके करीब लाकर रुक रुक कर कहा, मतलब यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। 2 साल से तुम मेरी पत्नी हो, मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है, लेकिन मैंने कभी यह अल्फाज नहीं कहे, क्योंकि मैं चाहता था यह सब विदाई के बाद कहूँ। नेहा की आंखों में हैरत और आंसू चमक उठे। तो फिर यह सब अचानक क्यों? प्रभात ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर साया उतर आया। क्योंकि मेरे पापा का इरादा कुछ और था, और तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पापा खिलाफ हैं। मेरे पापा और तुम्हारे पापा दोस्त थे। मेरे बाबा तुम्हारे पापा को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए जब मैं हुआ तो उन्होंने कहा कि अखिलेश की शादी होगी और उसकी पहली संतान अगर बेटी हुई तो हम उसकी शादी प्रभात से करेंगे, और ये उनका पक्का फैसला था। लेकिन फिर तुम्हारे पापा ने बिरादरी के बाहर शादी कर ली, जिससे मेरे पापा काफी नाराज हुए। उन्हें ये रिश्ता बेइज्जती लगने लगा, क्योंकि वो बिरादरी से बाहर शादी करना गुनाह मानते हैं, और तब से उन्हें तुम्हारे पापा से नफरत हो गई। लेकिन बाबा ने ये रिश्ता तोड़ने से मना किया और कहा कि उनकी बात के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। और फिर जब तुम हुई तो बाबा ने ये रिश्ता पक्का कर दिया। पापा बाबा के खिलाफ नहीं जाते थे, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को होने तो दिया, लेकिन मन में नहीं स्वीकारा, और तुम्हारी कम उम्र का बहाना बनाकर उन्होंने शादी सादगी से करवाई और तुम्हारी विदाई नहीं होने दी। उन्होंने बाबा की बात मानी थी, तो इसीलिए फिर बाबा ने उनके साथ विदाई को लेकर जिद नहीं की, और सोचा कि चलो वह कह रहा है तो विदाई के लिए थोड़ा रुक जाते हैं। और फिर बाबा नहीं रहे तो पापा नहीं चाहते थे कि तुम इस घर में आओ। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माँ एक अच्छी इंसान है, लेकिन मेरे पापा इस बात को नहीं समझते। उनके लिए जात बिरादरी बहुत मायने रखती है। देखो नेहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, तो मुझे यही तरीका समझ आया अपने पापा को मजबूर करने का। और तुम एक सीधी सादी लड़की थी। अगर मैं तुम पर प्रेशर ना डालता तो तुम कभी भी विदाई से पहले इन सब चीजों के लिए राजी नहीं होती। मैं तुमसे उस दिन के लिए दिल से माफी चाहता हूँ। और यह कहते हुए प्रभात नेहा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना सर जमीन पर रख दिया। यह देखकर नेहा घबराकर पीछे हट गई। उसने प्रभात का यह रूप कभी भी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। प्रभात बोला कि जब तुम मुझे माफ करोगी, अब मैं तभी अपना सर ऊपर उठाऊंगा, वरना यूं ही सर झुकाए बैठा रहूंगा। नेहा ने प्रभात से कहा, प्लीज प्रभात, आप ऐसा मत करें, मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नेहा उसके पास जमीन पर बैठ गई और बोली कि प्रभात, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। आप बहुत ही सख्त मिजाज हैं और आपके पापा भी बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। मैं कैसे इस घर में रह पाऊंगी। प्रभात ने तुरंत ही नेहा का हाथ पकड़ लिया और बोला कि नेहा, मैंने तुम पर जो भी सख्ती की वह सब इसलिए की ताकि तुम पापा के सामने बिल्कुल उस तरीके से रहो जैसे पापा चाहते हैं।
ताकि पापा को तुमसे कम शिकायतें हों और शायद वह तुमसे खुश हो जाएं। वरना मैंने तो पहले ही यह सोच रखा था कि जैसे ही तुम्हारी विदाई होगी मैं तुमको लेकर इस घर से चला जाऊंगा और तुम मेरे साथ आराम से वैसे ही रह सकोगी जैसे कि तुम चाहो। मैं बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं रखता कि अपनी पत्नी को दबा कर रखूं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ खुद को खुश और जिंदा दिल महसूस करे। पर मुझे समझ आने लगा था कि पापा तुम्हें कभी नहीं स्वीकारते। प्रभात बोला, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखना चाहते थे। बस यह सोच रखा था कि कई साल शादी पर बिठाकर फिर तुम्हें तलाक दिलवा देंगे। प्रभात की आंखों में चमक उतर आई। लेकिन मैं और मेरी माँ यह सब जान गए थे। हमने फैसला किया कि तुम्हें बचाएंगे, इसीलिए हमने यह सब प्लान किया। वरना तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ लाने का कोई कारण ही नहीं बनता। नेहा का दिल जैसे भारी बोझ से हल्का हुआ। इसमें तुम्हारी माँ की भी सहमति थी। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को इस सब के बारे में बताया था और माँ तो चाहती थी कि तुम्हारे पापा को भी इस बारे में बताया जाए, लेकिन तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश अंकल बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं और वह इस तरीके से मेरे पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए राजी नहीं होंगे। वह तो यह कहेंगे कि मैं मुकेश के आगे हाथ फैलाकर अपने बच्चों की खुशियां मांग लूंगा। लेकिन मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था तुम्हारे पापा मेरे घर पर आकर मिन्नतें करें। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वह मेरे पिता के समान हैं और बिना वजह उन्हें बेइज्जत होना पड़े, यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मुझे उम्मीद है नेहा कि तुम मेरी मजबूरी और मेरे इंटेंशन समझोगी। आखिर तुम सच और झूठ के बीच का फर्क तो समझती ही होगी। क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आ रही? क्या तुम्हें मेरे अल्फाजों में मोहब्बत नजर नहीं आ रही? और अगर नजर नहीं आ रही तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम जो कहोगी मैं उसी तरीके से तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा। और नेहा के सामने प्रभात फूट फूट कर रो पड़ा। उसके सब्र का बांध टूट गया। यह देखकर नेहा का दिल भी रो पड़ा और उसने प्रभात को गले से लगा लिया और बोली कि प्रभात, आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा जीवन साथी मैंने चाहा था। मैं तो बहुत डरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी कहीं गलत हाथों में तो नहीं सौंप दे रही। मेरा कैसे गुजारा होगा। उस दिन आप जिस तरीके से करीब आए उसको लेकर मेरा दिल और मेरी आत्मा दुखी तो थी, लेकिन आज मुझे उस बात का कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि आपने वह सब कुछ हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कहा। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे लिए आप इस घर से भी जाने को तैयार हैं। आखिर मैं कैसे आपसे मोहब्बत ना करूं? प्रभात, आज आपने मेरा दिल जीत लिया है और अभी तक मैं आपको सिर्फ जानती थी, आपके प्रति सिर्फ अट्रैक्ट थी, लेकिन आज मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। जिस किस्मत पर मुझे अफसोस हो रहा था, आज इस किस्मत पर मुझे नाज हो रहा है। आप मुझे कभी धोखा मत दीजिएगा। प्रभात ने नेहा की आंखों में देखा और बोला कि नेहा, यह जिंदगी ही भले धोखेबाज निकल जाए, वरना मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। अगर मुझे तुम्हें धोखा देना ही होता तो मैं 2 साल तुम्हारा इंतजार क्यों करता? मैंने 2 साल तुम्हारा इंतजार किया और आगे 1 साल और भी कर लेता, अगर मुझे पूरा यकीन होता कि 1 साल बाद पापा सब ठीक कर देंगे। लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि अगर मैं पापा के भरोसे रहा तो 1 साल बाद भी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला और फिर धीरे धीरे हमारे रिश्ते में कमजोरी आ जाती और पापा हमारे रिश्ते को तुड़वा देते। और मेरे लिए तुम मेरी सांसों की तरह हो। अगर तुम मुझसे छिन जाती तो मैं जीते जी मर जाता। उस रात मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी जीत नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत थी, जो इतने सालों से तुम्हारे लिए दबा कर रखी थी। नेहा ने प्रभात को अपने गले से लगा लिया और फिर दोनों एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाते रहे और जितनी भी गलतफहमियां थी और सिकवे थे वह सब मोहब्बत की चादर में ढक गए। फिर जब नेहा शांत हुई तब प्रभात बोला, चले नीचे, तुम्हारे मम्मी पापा विदाई की बातचीत करने आए हैं। नेहा उनका सामना कैसे करेगी यह सोच सोचकर परेशान थी। प्रभात उसे हौसला दे रहा था। वह धीमी आवाज में बोली, तो अब मुझे नीचे जाकर क्या करना होगा? प्रभात ने उसके हाथ और मजबूती से थामे। बस यह कि सबके सामने ऐसे दिखाना जो भी हुआ था सब तुम्हारी खुशी से हुआ है। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। नेहा की
आंखों से एक आंसू बह निकला। वह धीरे से बोली, आप वाकई मुझसे प्यार करते हैं? प्रभात ने उसके गाल पर हाथ रखा और आंखों में गहरी सच्चाई के साथ बोला, बेहद प्यार करता हूँ मेरी जान, तुम मेरा सब कुछ हो। नेहा के चेहरे पर मुस्कान उभरी। उसने सर झुका लिया। दिल की धड़कनें एक नरम सी मुस्कान में बदल गईं। वह उसका हाथ थामे खामोशी से खड़ी रही, जैसे फैसला कर चुकी हो, अब जो भी होगा वो अकेली नहीं होगी। कमरे में अब खामोशी थी, मगर यह खामोशी पहली बार उसके लिए सुकून लेकर आई थी। कुछ देर बाद लॉज में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मुकेश चौहान की आंखों में गुस्सा और तंज की झलक थी। वह अपने दोस्त अखिलेश जी को घूरते हुए बोले, देख लिया अखिलेश, आपकी बेटी का चाल चलन। हम तो यहाँ विदाई और रिसेप्शन का इंतजार कर रहे थे, मगर इसने अपना ही खेल रचाया। ऐसी घटिया परवरिश दी है आपकी बीवी ने। अखिलेश जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो भी अपनी कुर्सी से सीधे होते हुए बोले, अगर मेरी बेटी ने कुछ किया है तो क्या तुम्हारा बेटा हाथ पर हाथ रख के बैठा था? वो भी तो इसका पति है। तुम सिर्फ अपनी औलाद को सही साबित करने पर क्यों तुले हो? माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था कि अचानक प्रभात अपनी जगह से उठा। उसकी नजरें फौलाद की तरह सख्त थीं। खबरदार, उसकी आवाज गूंजी। अगर आप दोनों में से किसी ने मेरी बीवी के किरदार पर या इस मामले में उंगली उठाई, यह मामला हम दोनों के बीच का है। बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ बैठकर विदाई की बात करें, बाकी सब हमारे सर पर मत डालें। मुकेश चौहान भड़कने ही वाले थे कि अखिलेश जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल थे। नेहा की धड़कनें तेज थीं। वह घबराते हुए भी अपनी हिम्मत जुटाकर बोली, बाबा मैं तैयार हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी मर्जी से कबूल किया है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह अल्फाज निकालते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। प्रभात ने फौरन उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुस्कुराहट और सुकून आ गया, जैसे उसने सारी लड़ाई जीत ली हो। अखिलेश जी सख्ती से बोले, तुम चुप रहो नेहा, यह तुम्हारी बोलने की जगह नहीं है। प्रभात ने तुरंत जवाब दिया, वो क्यों चुप रहे? वो इस रिश्ते का हिस्सा है। उसका पूरा हक है कि वो बोले। और पापा, आप भी होश में आए। अपनी औलाद के साथ ऐसा जुल्म करने चले थे? आप चाहते थे कि मेरा उससे तलाक हो जाए? मुकेश चौहान एक पल के लिए खामोश हो गए। उनके चेहरे पर कसमकस साफ दिख रही थी। प्रभात ने अपना लहजा नरम किया, मगर मजबूती के साथ बोला, मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ और मैं उसे अपने घर ले आया हूँ। अब मैं रिसेप्शन करूँगा और मेरी बीवी की हालत कमजोर है, उसे आराम की जरूरत है। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि उसे मानसिक तौर पर तकलीफ दी जाए। इसीलिए मैं उसे लेकर अपने फ्लैट जा रहा हूँ। मुकेश चौहान का गुस्सा फिर भड़क उठा। पागल हो गए हो तुम? कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे हमारे साथ। प्रभात ने गहरी सांस ली और आंखों में अड़िग इरादे के साथ बोला, अगर चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं तो फिर मेरी बीवी को दिल से कबूल करें, उसकी इज्जत करें, उसके साथ खड़े हों, वरना हम अलग हो जाएंगे। यह अल्फाज लॉज में हथौड़े की तरह गूंजे। मुकेश चौहान खामोश हो गए। उनके चेहरे पर सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी। वो अपने बेटे को जानते थे। कदम उठाने से पहले वो वाकई नहीं सोचता था। अखिलेश जी की आंखों में भी नमी उतर आई थी। अपनी बेटी और उसके पति को देखकर लम्हों के बाद जैसे बरसों की दीवार टूट गई हो। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ बढ़े और गले लग गए। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए प्रभात की तरफ देखने लगी। प्रभात आगे बढ़ा और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी मुस्कुराहट में मोहब्बत और सुकून का मिला जुला रंग था। अब सब ठीक हो जाएगा, वह धीरे से बोला। नेहा ने मुस्कुराकर सर झुका दिया। दोनों के हाथ जुड़े हुए थे, दिल बेधड़क थे और माहौल में एक सुकून सा फैल गया। कमरे का माहौल जो कुछ लम्हे पहले नफरत और अहंकार से भरा था, अब मोहब्बत, माफी और अपनापन की खुशी से भर चुका था। बेशक बीते हुए जख्म कुरेदने से इंसान सिर्फ तकलीफ ही पाता है। दोस्तों, कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी जिद, अपने अहंकार में अपने बच्चों की जिंदगी, उनकी खुशियाँ दांव पर लगा देते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने बच्चों की खुशियाँ और उनके सुकून के बारे में सोचना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी?
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।